नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी पहले से ही है कि एसएससी जीडी का बैच परस्पर चल रहा है, ठीक है। और उसमें सारी की सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट की, चाहे उसमें भाषा रही हो चाहे उसमें कोई विषय रहे, सबकी क्लासेस जो है बैक टू बैक आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो चलिएगा इसी कड़ी में अगले अध्याय में या अगले चरण में अगली अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इससे पहली वाली जो मैंने क्लास ली थी आपकी, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, क्लास प्रोवाइड कराई थी, उस पूरी क्लास में मैंने एक साथ में पूरी वर्णमाला बता दी थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्वर बता दिए थे, उसके बाद मैंने अयोगम बताए थे, उसके बाद मैंने स्पर्श व्यंजन बताए थे, उसके बाद मैंने द्विगुण, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म, उसके बाद संयुक्त वर्ण। बात क्लियर है? तो मैंने टोटल 52 जितने वर्ण थे आपके, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए थे, एक वीडियो में क्लियर कर दिया था सारा, जितना बचा हुआ अंश था हमारी वर्णमाला का वो सब। तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्णमाला ही पढ़ेंगे, लेकिन वर्णमाला के हम आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला 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 के उच्चारण, वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान। इस बात को ऐसे लिखो, है ना, वो थोड़ा सा सही रहेगी चीजें। वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात बता दूं मैं आपको, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान क्या होंगे? उच्चारण का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज को उच्चारित करते हैं, या किसी जब हम वर्ण को उच्चारित करेंगे, जब हम उसे बोलेंगे, तो बोलते वक्त हमारे मुंह का कौन सा अंग होगा जो उसमें एफर्ट लगाएगा, या कहूंगे जिसका मुख्य रूप से प्रयोग होगा। मान लीजिए मेरे मुंह के अंदर किसी वर्ण को बोलते वक्त जीभ का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब उसका उच्चारण स्थान जीवा हो सकता है। जीवा वैसे उच्चारण स्थान नहीं होता, लेकिन मैंने आपको एक बात समझाने के लिए बात बोली। जैसे कभी आपको समझना हो इस बात को, तो आप एक काम करना, एक पै वर्ण है, पै है, फे है, बै है ना, और भी वर्ण है। तो आप क्या करें, इन वर्णों को आप बिना ओठ मिलाए, बिना, जो हमारे होठ हैं जिनको होठ कहते हैं, एक्चुअली वो ओठ होते हैं, बिना ओठ मिलाए आप इनको बोल के देखना। आप जब इनको बोल के देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे और इस बात की आपको जानकारी मिलेगी कि बिल्कुल नहीं बोला जा रहा आपसे। तो इसका मतलब इनके उच्चारण स्थान में कहीं ना कहीं ओठों का बहुत बड़ा प्रयोग है, और इसीलिए ओ से इनका उच्चारण स्थान बन जाता है, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं बात यही है कि जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करेंगे, जब हम किसी वर्ण को बोलेंगे, तो बोलते वक्त होगा क्या, हमारे मुंह का कोई सा अंग जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं अपना योगदान देगा, और उसी योगदान के कारण वही स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा, उस वर्ण का। बात क्लियर? तो मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान देख लो, मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। कुछ मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान हैं जो अक्सर आते ही हैं, है ना, जिनके बारे में हमको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिएगा, तो वो उच्चारण स्थान कौन से हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो बारी आती है हमारी, सबसे पहला हमारा होता है कंठ या कंठ है। नंबर 2 तालव्य या तालु। नंबर 3 मूर्धन्य या मूर्धा। नंबर 4 ओष्ठ या ओष्ठ। नंबर 5 दंत या दंत्य
या दंत। नेक्स्ट 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 नंबर 6, नंबर 6 कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य। चलिए अब ले लेते हैं इनका कुछ संयुक्त रूप, जैसे कि कंठ प्लस तालव्य बराबर हो जाता है आपका कंठ तालव्य। नंबर 7 कंठ प्लस ओष्ठ बराबर हो जाता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ठीक है। भाई दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। बात क्लियर है? ठीक है। दंतोष्ठ देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात भी हमने देखा कंठ। देखो कंठ के विषय में जानकारी देने के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, खैर किसको नहीं पता कंठ क्या होता है। तो बेसिकली जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ का तो देखो महत्वपूर्ण प्रयोग होता ही होता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद तालु या तालव्य, तालव्य कौन सा हिस्सा होता है? देखो जी इसकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूं, जब भी कभी हम कोई भी डालडे युक्त चीज खा लेते हैं, कोई भी डालडे युक्त पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो उस वक्त में यदि वो ठंडा हो, जब वो डालडा ठंडा होता है तो जहां वो डालडा जाके चिपक जाता है ना, हमारा होता है ना कि मुंह का ऊपर वाला हिस्सा खुरदरा भाग जहां जाके डालडा चिपक जाता है, जब हम कई बार प्रयत्न कर रहे होते हैं उसको निकालने के, कई बार इस बात को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, हाँ जी ऐसा होता है। तो बस समझ लीजिएगा हमारे मुंह के यानी हमारे जो चौ है, हमारा जो जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े का पीछे का जो खुरदरा भाग होता है वही हमारा तालव्य कहलाता है। बात करूं मूर्धन्य की तो देखिएगा 32 दांत है ना, दांतों का जो जबड़ा होता है, जो हमारा चौ होता है, उसके बीच में दांत ऐसे एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बीच में जीवा पूरी ऐसे स्वतंत्र होगी, तो वो जो पूरा हिस्सा होता है तालव्य को छोड़ के वो सारा का सारा हिस्सा मूर्धन्य कहलाता है। ओष्ठ की बात करूं तो ओष्ठ तो आप जानते हैं, ओष्ठ तो आप जानते ही होंगे, पक्की बात है, ओठों को हम ओष्ठ कहते हैं। दंत की अगर बात करने लगूं तो दंत का मतलब दांत होते हैं, है ना, नीचे वाले दांत। अच्छा दंत का दूसरा नाम एक और लिख लीजिएगा, इनको ना दंत मूल भी कहते थे पहले, या अब भी कहा जाता है कई बार दंत मूल, या इनका दूसरा नाम है वत्सर्य, इनका दूसरा नाम है वत्सर्य। ये सारी की सारी बातें एक हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से देख लें, या तो दंते होगा या दंत होगा, दंत मूल होगा या वत्सर्य होगा। बात क्लियर सी है। उसके बाद हमने क्या करा, दो को मिक्स कर दिया, जैसे मैंने कंठ को मिक्स कर दिया, जैसे मैंने कंठ को मिक्स कर दिया, बात देखना ध्यान से, जैसे मैंने कंठ को मिक्स कर दिया और तालव्य को मिक्स कर दिया, तो ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बन गया, कंठ तालव्य। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने कंठ को मिक्स कर दिया, ओष्ठ को मिक्स कर दिया, कंठोष्ठ बन गया। दंत को मिक्स कर दिया, ओष्ठ को मिक्स कर दिया, तो ये हमारा दंतोष्ठ बन गया। बात क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे अभी तक लग के उच्चारण स्थान है। उसके बाद में अगर कोई और उच्चारण स्थान हमको देखने मिलेंगे तो हम देख लेंगे, अगर होंगे तो। वैसे ऐसा अभी कोई बचा नहीं कि जो बच गया हो, मतलब जो रह गया हो, जो हमने छोड़ दिया हो, हमने सभी को कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो देख लीजिएगा मुख्य रूप से ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। कंठ होता है सबसे पहले, देख लीजिएगा आप, सबसे पहला जो है आपका कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत है, दंत का दंत, दंतमूल या वत्सर्य इसको कहते हैं। दूसरी अगर हम आगे बात कर लें, कंठ तालव्य हो जाता है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। बात क्लियर है। ये होते कौन से मैंने आपको बता दिया। तालव्य कौन सा होता है, ऊपर का भाग जो खुरदरा, पिछला खुरदरा भाग, उसको हम तालव्य कहते हैं। मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया, जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवा भ्रमण करती है, स्वतंत्र रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ओष्ठ का मतलब आपको पता है, दंत का मतलब आपको पता है, कंठ का मतलब आपको पता है। और अगर दंत और ओष्ठ मिल जाए तो दंतोष्ठ बन जाता है, कंठ और ओष्ठ मिल जाए तो कंठोष्ठ मिल जाता है, ठीक है। और यदि दंत और ओष्ठ मिल जाए, दंतोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, कंठ प्लस तालव्य मिल जाए तो कंठ तालव्य।
बात के लिए ऐसा नहीं है यही मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है, हम इनको मिला सकते हैं, इतने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हम जैसा क्वेश्चन आएगा हम उसके आधार पर अपने आंसर को तय करेंगे कि होना क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा, तो शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपको चार स्थान बता दी, ये मुख्य मुख्य चार स्थान है जो एक्चुअली हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिएगा वर्णमाला की शुरुआत कर लेते हैं। वर्णमाला के उच्चारण स्थानों में सबसे पहला जो स्थान रहेगा वो रहेगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण, स्वरों के उच्चारण स्थान। देखो जी संख्या में स्वर कितने थे, मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। बात क्लियर है? तो इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं जल्दी फटाक से, बिना समय व्यर्थ करें, बिना समय व्यर्थ करें इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए, जो ए और आ है इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, जो ई है इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य, ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, जो री है इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा। बात क्लियर है? अब ये बच्चे चार स्पेशल केस ए ऐ ओ औ, तो इनके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो चलिएगा, ये जो चार स्पेशल केस थे ए ऐ ओ औ, जो ए है वो किस किस से मिलके बनता है, वो मिलके बनता है आपका ए प्लस ई से, ये मिलके आपका बनता है ए प्लस ए से, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, और ये मिलके बनता है अ प्लस ओ से, और ये अ प्लस ओ से। बात क्लियर है? इस ए का उच्चारण स्थान क्या बताया था, जस्ट पीछे में देख लीजिएगा, मैंने ए का उच्चारण स्थान कंठ बताया था और ई का उच्चारण स्थान तालव्य बताया था, ठीक है दोस्त। तो ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ हो गया, ई का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य हो गया, तो इस आधार पर इसका उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। बात क्लियर है? क्या बन गया, कंठ तालव्य। ये बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कैसे कंठ तालव्य बनता है, क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से ए का उच्चारण स्थान फिर से कंठ हो जाएगा, ए का उच्चारण स्थान फिर से तालव्य, और दोनों का उच्चारण स्थान फिर से बनेगा कंठ तालव्य। बात क्लियर सी है? ठीक उसी प्रकार से अ का उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कंठ पढ़ा था, और वैसे ऊपर भी लिखा ही है। और ओ का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, ओष्ठ होता है, देख लीजिएगा। बात क्लियर सी है? चलिए, ओष्ठ, तो ये आपका बन जाएगा कंठोष्ठ। बात क्लियर है? अगला आपका अ का उच्चारण स्थान आपका फिर से कंठ, और ओ का उच्चारण स्थान जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कंठोष्ठ या ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा दोबारा, हालांकि वो चीज सही थी लेकिन फिर भी आपको दिक्कत ना हो, आपको थोड़ा ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये कैसे लिखा गया है, कैसे हो गया, तो उसको करेक्शन कर रहा हूं उसका। देखो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ए का उच्चारण स्थान हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कंठ तालव्य। बात क्लियर है भाई? देखो कंठ कंठ तो कॉमन है, बाकी बचा तालव्य, तो भाई कंठ का तो उतना ही प्रयोग होना है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान हमारा हो जाता है कंठ तालव्य। ठीक उसी प्रकार से ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ओ का उच्चारण स्थान जस्ट अभी हमने कंठोष्ठ पढ़ा, और दोनों को मिलने पे फिर वही कंठ कॉमन है, ओष्ठ है, तो इसका उच्चारण स्थान फिर से क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ।
बात क्लियर सी है? तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करने लगो। ए आ का कंठ है, ई का तालव्य, उ का ओ से, री का मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। ए आई ओ के लिए स्पेशल केस थे ये। तो ए मिलके बनता है, ए मिलके बनता है ओ प्लस ई से, तो कंठ और तालव्य कंठ तालव्य। आई मिलता है ए प्लस ए से कंठ तालव्य, ओ मिलता है ए प्लस ओ से कंठोष्ठ्य, और औ भी जो होता है ए प्लस ओ से मिलके बनता है, इसका भी हो गया कंठोष्ठ्य। और ये चीजें, ये जो फॉर्मेशन थी मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं स्वरों के बाद आते हैं अयोगमा। तो लिख लेते हैं अयोगवाहों के उच्चारण स्थान, के उच्चारण स्थान। बात क्लियर सी है? अयोगवाहों के उच्चारण स्थान। अयोगवाहों की संख्या कितनी थी? 2। अंग और अह। अंग की अगर बात करने लगो तो मैंने आपको बताया था कि जब हमको लगे कि नाक से हम बोल रहे हैं, नाक से उच्चारण कर रहे हैं, नाक पे प्रेशर पड़ रहा है, नाक से वायु बाहर निकलना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उसका उच्चारण स्थान नासिक्य हो जाता है। तो नासिक्य या अनुनासिक्य इसका उच्चारण स्थान है। बात क्लियर सी है भाई? नासिक या अनुनासिक अंग का। और अह, आप देख रहे होंगे जैसे हमने कहा था का उच्चारण स्थान कंठ था, ठीक उसी प्रकार से जो अह है वो भी कहीं ना कहीं कंठ से उच्चारित है, तो इसका उच्चारण स्थान भी हमारा कंठ होता है, या स्वर यंत्रीय हम इसको कह देते हैं। हालांकि स्वर यंत्रीय में जब हम बात करेंगे तो हम एक है को और सम्मिलित कर देते हैं। एक स्वर हमारा है, एक वर्ण हमारा है होता है जो स्वर यंत्रीय के नाम से जाना जाता है, जिसका उच्चारण स्थान भी सेम ही होते हैं। जब है पे पहुंचूंगा तब भी मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि इसका भी उच्चारण स्थान कंठ और स्वर यंत्रीय दोनों माने जा सकते हैं। ठीक है, जो भी विकल्प में मिले आपको, आप उसे सही लगा दें। बात क्लियर है? और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कंठ और वत्सर्य दोनों मिल, कंठ और स्वर यंत्रीय दोनों मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। ऐसा कभी क्वेश्चन सेटअप नहीं होता है, ऐसा कभी सेट नहीं किया जाता क्वेश्चन। और अगर ऐसा कभी इत्तेफाकन हो भी जाए तो उसका नंबर सबको मिलता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढ सकता ना भाई। देखो दोनों का उच्चारण, भाई इसका उच्चारण दोनों ही है, तो दोनों अगर विकल्प में दे देगा तो कौन सा सही होगा? तुम ही बताओ। नहीं होगा ना जी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको दे दिया गया होगा तो सबको उसका नंबर बराबर बराबर मिलना निश्चित है, उस बात से आप टेंशन ना लें। ठीक है, बाकी जितनी चीजें आपको बताई जा रही है उनका आप ध्यान रखते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो अयोगवाहों के उच्चारण स्थान अगर बात करें तो अंग का उच्चारण स्थान नासिक या अनुनासिक के, अह का उच्चारण स्थान कंठ या स्वरेंद्रिय। बात क्लियर सी है? तो चलिएगा, इसके बाद जो बारी आई थी वो आई थी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण स्थान। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान। बात क्लियर सी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करूं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी दोस्त? भाई स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो थी वो थी 25। तो चलिए उन 25 को देख लेते हैं, वो 25 कौन कौन से। तो ये 25 हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये चीज आप देख ही चुके हैं कि ये 25 हमारे वो हैं जो हमने लिखे हैं सामने। बात क्लियर है? ये 25 कौन से हैं जो हम लिखे हैं सामने? बात क्लियर सी है? चलिए, तो मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी कि 25 को याद करने के लिए आप याद कर लें कचटतप, कै चे टे ते पे कचटतप। अब जब आपने इनको याद करने के लिए कचटतप नाम की ट्रिक याद करी थी तो आपको इस बात का पता ही था कि जी कचटतप जब हमको याद करना था तो इसलिए हमने इनको याद करा था, क्योंकि कै वर्ग में सारे पांचों हमको याद हो जाएंगे। क ख ग घ ङ हमें याद करने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ी सरलता होगी, इसलिए हमने क्या करा था, इनको याद कर लिया था क्रम में कि कचटतप नाम का एक हम क्या कर लें, स्तंभ याद कर लें। इस आधार पर इनके वर्गों को हम याद करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। बात क्लियर है? जब आपने इतना याद कर लिया तो एक ट्रिक और याद कर लीजिएगा जिसका नाम है, एक लाइन और याद कर लीजिएगा, KTMDO। भाई KTM तो बाइक होती है, सभी को पता है, और KTM 2
एक कम पड़ गई तो खैर ये मजाक थी, पर हाँ कहीं ना कहीं आप इस बात को याद कर सकते हैं, केटीएम 2 एक कम पड़ गई तो, ठीक है जी। तो केटीएम 2 हम याद कर सकते हैं। K4 जो होता है हमारा वो होता है कंठ। भाई K4 हमारा क्या होता है, कंठ होता है। T4 हमारा तालु, M4 हमारा मूर्धा, और D4 हमारा दंत, और O4 हमारा ओष्ठ। बात क्लियर है? तो यानी जो पूरा K वर्ग होगा वो किससे बोलेगा, K यानी कंठ से। जो पूरा च वर्ग होगा वो किससे बोलेगा, यानी T तालब है। ट वर्ग जो होगा वो बोलेगा M4 मूर्धन्य। त वर्ग जो होगा वो बोलेगा D4 दंत से। प वर्ग जो होगा वो बोलेगा O4 ओष्ठ से। बात क्लियर है? लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने ये पंचम अक्षरों को छोड़ दिया, या कह दूं पांचवें स्थान पर आने वाले सभी व्यंजनों को मैंने छोड़ दिया या वर्णों को छोड़ दिया। ये थोड़ा भ्रम होता है कि व्यंजन है कि वर्ण है, ठीक है। वो हिंदी में बहुत सारी मतलब थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो अपवादित हैं अभी, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिएगा, ये पंचमा जो अक्षर हैं एक्चुअली अक्षर भी नहीं होते हैं। अक्षर क्या होते हैं उसके बारे में मैं अलग वीडियो बना करके आपको कभी बताऊंगा। एक्चुअली अक्षरों का मसला क्या होता है, अक्षर होते क्या चीज है, वर्ण क्या वो चीज होती है, ठीक है। हालांकि वर्ण तो मैं डिस्कस आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कै वर्ग के मैंने शुरू के 4 लिए, च के 4, ट के 4, त के 4, प के 4, लेकिन अंत वालों को छोड़ दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, एक इनका उच्चारण स्थान नासिक के भी होता है। बेसिकली उच्चारण स्थान का नासिक के या अनुनासिक के ही होता है। इनका उच्चारण स्थान बेसिकली नासिक के या अनुनासिक के ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर नासिक अनुनासिक विकल्प में ना हो, मान लीजिए कहते इ का उच्चारण स्थान होगा, इ का उच्चारण स्थान होगा, भाई इ का उच्चारण स्थान होगा, सीधी बात। और विकल्प में आपको दे दे कंठ, दे दे आपको तालब, तीसरा आपको दे दे मूर्धन्य, चौथा आपको दे दे ओष्ठ। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा उत्तर सही लगाएंगे? भाई ऐसी स्थिति में कौन सा उत्तर सही लगाएंगे आप बताइएगा जल्दी फटाक से। भाई ऐसी स्थिति में आप कौन सा उत्तर सही लगाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर सही लगाएंगे आपका इ का तालब में। बात क्लियर है? क्योंकि हमने देखा था कचटतक और हमने केटीएम, तो च वर्ग जो है T4 तालव्य में उच्चारित होता है। नहीं तो ये बात आप पीछे देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया च वर्ग पूरा का पूरा किससे, टी तालव्य से, और च वर्ग का ही पांचवा ये है। अगर इसका ऑप्शन में हमें क्या नहीं मिला, अगर हमें ऑप्शन में अगर नासिक के अनुनासिक के नहीं मिलता है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में नासिक अनुनासिक नहीं मिलता तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य भी अपनी जगह पर सही होगा। बात क्लियर है? देखो दोबारा से देख लीजिए हल्का सा, मैंने बोला कि पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिक के या अनुनासिक होता है, बात ठीक है। लेकिन अगर विकल्प में कल को प्रश्न आ जाए कि इ का उच्चारण स्थान होगा, ऑप्शन होंगे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ है, और ऐसी स्थिति में जब नासिक के आपको देखने ना मिले तो आप उसी केटीएम 2 एक कम पड़ गई तो इस वाली बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसी के आधार पर आप कहेंगे कि इसका तालव्य आंसर भी सही होगा। बड़ी सरल सी चीज है, ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। बात क्लियर है? चलेगा। तो देखिएगा अब मैं इन्हीं स्पर्श जो 25 जो स्पर्श व्यंजन है इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। चलिए डिस्कशन की बात अगर मैं करने लगूं तो देखिएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, देखिएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ। एक आपका ट, ठ, ड, ढ, न, फिर आपका त, थ, द, ध, न, फिर आपका प, फ, ब, भ और म। बात क्लियर है?
ये जो 25 मैंने आपको बताए थे, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 जो स्पर्श व्यंजन है कचटतप नाम का जो हमने वर्ग याद, एक स्तंभ याद करा था, और इसमें प्रत्येक जो हमने वर्ग देखे थे और प्रत्येक वर्ग में 5-5 जो वर्ण देखे, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। चलिएगा, एक इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं घोषत्व के आधार पर। ध्यान से सुनना इस बात को, घोषत्व। घोषत्व क्या होता है देखिएगा भाई, घोषत्व का मतलब होता है, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है कंपन। क्या है जी? कंपन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कंपन। क्या है शाब्दिक अर्थ इसका? कंपन। तो देखिए कंपन के आधार पर इनको बांट दिएगा। अब ये कंपन कैसे समझ में? एक काम करना, कभी जब आप बैठे हो और जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो उस वक्त में 3 उंगलियां आप ऐसे लें और इस उंगली को यहां पर अपने कंठ के पास रखें और आप कुछ भी बोल के देखें, तो आपको महसूस होगा जब आप बात कर रहे होंगे कि हल्का सा आपको कंपन हो रहा है। बात क्लियर है? तो जो ये कंपन होता है, इसी कंपन के आधार पर इन 25 स्पर्श व्यंजनों को बांट दिया गया। ठीक है, अब वो बांटा किस किस में, या कहूं कि ये घोषत्व होते कितने हैं? तो ये घोषत्व जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है सघोष, और सघोष का ही दूसरा नाम होता है घोष, और एक आपका अघोष। भाई स का मतलब होता है साथ में, घोष का मतलब कंपन, यानी जिसके साथ में कंपन हो, या यूं कह दूं जिसमें कंपन अधिक होगा वो हमारे सघोष होंगे। भाई जिनमें कंपन अधिक होगा, जिनमें कंपन अधिक होगा वो हमारे क्या होंगे? सघोष होंगे। और ए का मतलब विपरीत, जैसे आप देखते हैं ना धर्म का विपरीत अधर्म हो जाता है। बात क्लियर है? जब हम अधर्म लिख देते हैं तो अधर्म में जब ए आता है तो धर्म का जस्ट विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार से जब घोष से पहले ए लग गया तो उसका विपरीत। जब इसमें कंपन ज्यादा होगा तो उसमें आप समझ गए कम। ठीक है, इसमें क्या होगा? कंपन, इसमें कंपन कम होगा, और इसमें कंपन क्या होगा? इसमें कंपन ज्यादा होगा। बात क्लियर है जी? तो इन 25 स्पर्श व्यंजनों को घोषत्व या कंपन के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, जिसमें सघोष या घोष, और सघोष या घोष और दूसरा अघोष। सघोष मतलब साथ में, स का मतलब साथ में, घोष का मतलब कंपन, यानी जिसमें कंपन साथ में होगा, ये यूं कह दो जिनमें कंपन अधिक होगा वो सघोष या घोष कहलाएंगे, जिनमें कंपन कम होगा वो हमारे अघोष कहलाएंगे। बात क्लियर है? तो बस ये सरल सी बात है। इसी आधार पर इन 25 को बांट दिया। तो चलिएगा देख लेते हैं। तो पहला और जो दूसरा होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं वो आपके सघोष या घोष होते हैं। सघोष या घोष होते हैं। बात समझ में आई? तो यानी क ख, ये पूरा जो ये दोनों जो स्तंभ है कचटतप और खचटतप है ना, ख छ ठ त और थ और फ, तो खचटतप और कचटतप ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? आपके अघोष होंगे। और बाकी गजड़धप, देखो गजड़धप, घजड़धप, यमंगणम, ठीक है, अंगे ये आपके सघोष या घोष होंगे। आपको ऐसे याद नहीं करना जैसे मैंने बोल के दिखाया आपको, बस मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप इनको बस इतना याद कर लें, पहला, दूसरा घोष, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा आपके सघोष होते हैं। बात क्लियर सी है? यानी इनमें कंपन कम होगा, इनमें कंपन ज्यादा। चाहे तो आप 3 उंगलियां ऐसे रख के देख लें, जब आप बोलेंगे क ख ग घ अंग, तो देखेंगे आप क और ख, जब सॉरी ग घ और अंग बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कंपन थोड़ा सा अधिक महसूस होगा, वाइब्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा आपको फील होगी। बात क्लियर है? ठीक है, इसी चरण में हम आगे चलते हैं। फिर अब इन्हीं 25 जो स्पर्श व्यंजन है ये हमारे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय ट ठ ड़ ढ ण त थ द ध न, एक आपका प फ ब भ म। तो देख लीजिएगा ये जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय ट ठ ड ढ न त थ द ध न फ, त थ द ध त थ द ध न प फ ब भ म। बात क्लियर है? ये जो 25 है फिर बात कर लेते हैं। फिर इन 25 स्पर्श व्यंजनों को बांट दिया गया प्राण के आधार पर। अब ये जो प्राण है, प्राण, इस प्राण का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है वायु। भाई इस प्राण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है आपका? वायु। प्राण का शाब्दिक अर्थ कैसा है आपका? वायु। बात क्लियर है? प्राण का जो शाब्दिक अर्थ है वो कैसा है आपका? वायु है। बात क्लियर है? तो वायु के आधार पर बांट दिया। अब ये वायु का क्या लेना देना भाई? वायु का लेना देना ये है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दिया था, इससे पहले जो 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है उनमें भी कई बार जिक्र किया है कि होता क्या है, जब
हम बात करते हैं तो हमारी नाभि हल्की सी टाइट हो जाती है, और जब हम बात नहीं करते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। ये टाइट और रिलैक्स का क्या मतलब है, यानी टाइट जकड़ जाना और रिलैक्स यानी एकदम खुल जाना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधा सा ये है, जब हम बोलते हैं तो होता क्या है कि जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो फेफड़ों में भरती हुई, है ना, फेफड़ों से होती हुई स्वरयंत्रियों में कंपन करते हुए मुंह और नाक के द्वारा बाहर निकलती है। बात क्लियर? इसीलिए हम यहां नाभि से प्रेशर लगाते हैं ताकि वो फेफड़ों से होते हुए स्वरयंत्रियों में कंपन करते हुए नाक और मुंह से बाहर निकले। बात क्लियर है? तो वायु का निकलना ही उच्चारण का सफल बनाता है, उच्चारण को सफल बनाता है। यदि वायु निकल रही है तो उच्चारण होगा, नहीं निकल रही तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आप कभी भी नाक पकड़ के आप इनमें से किसी को बोल के देख रहे, जैसे मैंने बोला न, तो न में आपका सही उच्चारण आपको समझ नहीं आएगा, जबकि मैं नाक पकड़ के अगर क बोल लूं, क, इसको बोल पा रहा हूं, इसको नहीं बोल पा रहा। क्यों? इसको इसलिए बोला क्योंकि नाक से वायु बाहर नहीं निकल रही, इसलिए इसका तो उच्चारण हो गया नाक पकड़ के, इसको तो मैं भूल गया। लेकिन क्या है कि इसके उच्चारण के लिए मेरी नाक से वायु जरूर बाहर निकलेगी, और नाक को ही मैंने बंद कर लिया तो वायु बाहर निकल नहीं रही, और जब निकल नहीं रही तो आपको उच्चारण सुनाई नहीं दे रहा। तो मसला ये है कि वायु बाहर निकलती है, बस फर्क इतना है, कुछ में वायु कम निकलेगी, कुछ में वायु ज्यादा। इसी आधार पर, प्राण के आधार पर इन 25 को बांट दिया। प्राण का शाब्दिक अर्थ वायु। अब ये प्राण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया, जो है आपके, पहला है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आपका महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा आपका महाप्राण। बात क्लियर है? अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का शाब्दिक अर्थ अभी बताया वायु। भाई बात क्लियर सी है क्या? जिनके उच्चारण में वायु कितने निकलेगी, कम की ज्यादा? कम। जिनके उच्चारण में कम वायु निकलेगी वो तो होंगे अल्प प्राण, और महा का मतलब ज्यादा, और प्राण का मतलब वायु। जिनके उच्चारण में वायु ज्यादा निकलेगी, जिनके उच्चारण में वायु ज्यादा निकलेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे जी? महाप्राण। बात क्लियर है? तो इसी आधार पर दो भागों में बांट दिया, प्राण के आधार पर, वायु के आधार पर। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प में वायु कम, महा में वायु ज्यादा। अब देख लेते हैं ये जो स्तंभ हैं, हमारे, ये जो हमारे स्तंभ हैं, वो कैसे कैसे बांट दिए गए, या कौन सा अल्प होता है, कौन सा महा, किसमें वायु कम निकलेगी, किसमें ज्यादा। तो इसकी एक बहुत सरल सी ट्रिक मैं हमेशा बताता हूं, तो आपको भी बता देता हूं, देखिएगा भाई। अल्प प्राण और महाप्राण, भाई अगर आपको याद करना तो इनको ऐसे याद कर लो, 135 और 24, अगर आपको याद करना है। और नहीं याद करना तो एक बात समझ लो अब जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है? बात समझ लीजिएगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। बात क्लियर है? देखो भाई, कितने स्तंभ हैं, ये कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5, संख्या सबको आती है, काउंटिंग तो सबको आती होगी, गिनती तो सबको, तो गिनवाओ। चलो जी, 1 2 3 4 5। आया मजा? भाई 1 2 3 4 और 5 अपने आप समझ में आ गया कि 1 3 5 अल्प प्राण, और 2 4 और क्या हो गया हमारे, 2 और 4 क्या हो गया हमारे, महाप्राण। इस बात का अगर आपको परीक्षण करना तो ऐसे कर लो भाई, कै तो पहले में आता है, तो अल्प यानी इसमें वायु कम निकलेगी कै में, और ख जो आता है वो दूसरे में वायु ज्यादा निकलेगी। तो इस बात को एक काम करना, ये वाला जो हिस्सा इसको सामने लाना और बोल के देखना क ख, तो आप खुद समझ जाओगे कि ख में वायु ज्यादा निकल रही है। मैं बोलो क ख, तो जब आप ख बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ख में वायु ज्यादा निकल रही है, इसीलिए ख जो है अपने आप में महाप्राण है, ये आपका अल्प प्राण। तो मैंने दो बातें स्पर्श व्यंजन के बारे में बताई। सघोष अघोष, कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा, सघोष या घोष या फिर अघोष। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। फिर प्राण के आधार पर दो भाग, अल्प प्राण महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और इनके उच्चारण स्थानों की अगर बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया था कि केटीएमडीओ से आप इनका याद कर सकते हैं, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्योष्ठ। बात क्लियर है? तो देखिएगा ये चीजें आपको समझ आएगी। इसके बाद जो पारी आती है वो आती है द्विगुण की। आज थोड़ा सा क्लास लंबी होगी भाई, लेकिन ये है कि एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में सभी पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान आपको देखने मिलेगा आज, ठीक है? द्विगुण की अगर बात करूं तो द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी थी भाई? इनकी संख्या 2 थी। इनके उच्चारण स्थान की अगर बात करूं, ड और ढ भाई, ये तो होते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान के लिए मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा, तो देख लीजिए जल्दी फटाक से। भाई इनके उच्चारण स्थान के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं,
यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि ये 25 स्पर्श व्यंजन है भाई, कचटता भी इनको याद करना है और केटीएम साथ साथ आपको याद कर लेना। ये रहा केटीएम, कै वर्ग का कंटेंट, च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य है, त वर्ग का दंत है, पै वर्ग का ओष्ठ है। बात क्लियर है? तो चलिएगा ट वर्ग में जाओ, टे ठे डेढ़ है, देखो ये मिल गए नहीं मिल गए आपको भाई, ये मिल गए नहीं मिल गए, कॉमन सी बात। देखो यहाँ देखो आप मिल गए कि नहीं मिल गए। अब जब ये मिल गए तो ये किस वर्ग में है? ट वर्ग में। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धन्य। जब इतनी बात आप समझ गए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? भाई मूर्धन्य कह दो या मूर्धा कह दो, बात तो एक ही है जी। चलो जी, तो इनका उच्चारण स्थान भी समाप्त हो गया। इसके बाद जो बारी आती है, इसके बाद जो हम बारी आगे चलते हैं वो हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तो अंतस्थ व्यंजनों के जब हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे भाई, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान, अगला ये टॉपिक है भाई, अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। य, रे, ले और आपका वे। बात क्लियर है? एक तो आपका य, रे, ले, वे, ये हमारे 4 क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई गई होगी, ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके। चलेगा, इनको याद करने से पहले आप एक लाइन याद कर लें जो मैं आपको बता रहा हूं। एक शब्द है जो लिखने में कठिन, सॉरी, एक शब्द है जो सुनने में कठिन, लिखने में सरल। एक शब्द है जो सुनने में कठिन और लिखने में क्या है? सरल है। लिखने में क्या है? सरल। लिखने में स, र और ल। बात समझ लो। बस आपको ये थोड़ा सा तरीका याद करना है, क्योंकि से, रे और ये जो ल हैं ये सारे के सारे दंत मूल होते हैं। पहली बात, इनका उच्चारण स्थान दंत मूल है, या अब जो उच्चारण स्थान का चल रहा है वो चल रहा है वत्सर है। ये अपडेटेड चीज है, वत्सर है। बात के लिए ये वत्सर होता क्या तो मैं आपको बता दूं। नीचे वाले जो दांत होते हैं, अंदर की साइड जो उनके अंदर की साइड जो गम्स होते हैं, जो मसोड़े होते हैं, उस पर जब जीवा स्पर्श करती है, जब उनको जीवा छूती है हमारी, जब हमारी जीभ उसको छू लेती है, तो उस वक्त में वो स्थान हमारा वत्सर कहलाता है, या वो स्थान हमारे दंत मूल कहलाता है। ठीक है, जब आप ये बात समझ गए तो देखो जी, रे का उच्चारण स्थान क्या हो गया? अभी बताया, दंत मूल या वत्सर है। और ले का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत मूल या वत्सर है। भाई रे का उच्चारण स्थान और ले का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत मूल या वत्सर। तो इनका उच्चारण स्थान तो मुझको मिल गया वत्सर या दंत मूल। भाई इनका उच्चारण स्थान तो मुझे मिल गया, और जो यह है इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है जी दोस्तों? क्या होता है मित्रों? क्या होता है बच्चों? तालव्य। तालव्य बचा वे। वे एक अकेला व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों साथ इसमें मिलते हैं, तो वे का जो उच्चारण स्थान है, तो वे का उच्चारण स्थान के लिए मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। ठीक है, तो वे का जो उच्चारण स्थान है देख लीजिएगा। वे का जो उच्चारण स्थान है, वे का वो होता आपका दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ। बात क्लियर है? ठीक, इससे पहले हमने अभी देखा, क्या देखा जी? इससे पहले हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजन 4 ये रहे 11। और मैंने आपको बोला इनके उच्चारण स्थान याद करने से पहले आप एक लाइन याद कर लें कि एक शब्द है जो सुनने में कठिन, लिखने में सरल, लिखने में सरल, सरल, ये दो होते दंतमूल हैं, या इनका उच्चारण स्थान वत्सर। अगर विकल्प में दंतमूल हो तो वो सही होगा, लेकिन वत्सर नहीं होना चाहिए। और अगर विकल्प में वत्सर है तो वत्सर ठीक होगा, फिर दंतमूल नहीं होना चाहिए, है ना जी। लेकिन लग बाई चांस अगर दंतमूल और वत्सर दोनों आ जाए 1%, तो आप इसमें अपडेटेड को फॉर क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। आप उस वक्त में वत्सर लगा लें। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 सही विकल्प एक प्रश्न में नहीं देता। ठीक है, बावजूद उसके अगर आ जाए तो आप जो अपडेटेड चीज है आप उसको प्रायोरिटी देंगे। अपडेटेड जो वर्जन है या अपडेटेड जो उसका आंसर है, अपडेटेड जो उसकी बात है, उस पर आप ज्यादा बल देंगे। बात क्लियर है? तो चलिएगा, फिर यह का उच्चारण स्थान तालव्य था। वह की अगर बात करूं तो वह अकेला क्या होता है? आपका दंतोष्ठ होता है। बात क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया ये आपका दंतोष्ठ है।
वे हमारा क्या है, दंतोष्ठ है। जब हम बोलते हैं ना व, तो व क्या होता है, जब हम बोलेंगे व तो इसमें ओस और दांत का दोनों का एक साथ प्रयोग है, जीभ ऊपर से आके नीचे लग जाती है दांत पे। बात क्लियर है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान। भाई ऊष्म व्यंजनों के क्या उच्चारण स्थान। भाई ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, फिर से वही वाली बात, 4 है। कौन कौन से, शलजम, षटकोण, सपेरा, हल। ये बात मैंने आपको कहा था कि भैया इनको जरूर याद कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इनका क्रम कई बार पूछ लेता है, शलजम, षटकोण, सपेरा, हल। तो देखिएगा इसका तरीका अगर आपको याद करना है तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो पहले एक काम करो, अगर आपको ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो। जो है होता है इसका उच्चारण स्थान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, एक लास्ट जो अभी मैं थोड़ी देर हम पहले पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था कि है का उच्चारण स्थान आप याद करेंगे, ठीक है। देखो ये रहा, है ना। मैंने आपको बोला था ना कि अह का उच्चारण स्थान कंठ और स्वरयंत्र दोनों होता है, लेकिन एक है, एक वर्ण और ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और स्वरयंत्र दोनों होता है, ठीक है। तो देखिएगा वही बात लौट करके वापस आ गई, तो चलिए देख लेते हैं। तो है का उच्चारण स्थान देख लेते हैं, देखिएगा। तो है का उच्चारण स्थान, या तो मैं इसका उच्चारण स्थान कंठ कह दूं या कह दो स्वरयंत्री, कंठ कह दो या स्वरयंत्री। बात क्लियर है। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है आपका तालव्य, श का उच्चारण स्थान आपका होता है मूर्धन्य, इस वाले श का उच्चारण स्थान, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट स्लाइड में, क्या बताया था, एक शब्द है जो सुनने में कठिन लिखने में सरल, सरल, तो स का उच्चारण स्थान दंतमूल या वत्सर है। तो वही बात वापस से लौट के आ गई। चलो जी, जब वापस से वही बात लौट के आ गई है तो देख लेते हैं। तो स का उच्चारण स्थान, इस वाले स का उच्चारण स्थान या तो दंतमूल और या वत्सर। बताओ बात समझ में आएगी। भाई ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करने लगूं, भाई ऊष्म व्यंजनों के अगर उच्चारण स्थान की मैं बात करने लगूं, तो श का उच्चारण स्थान आपका तालव्य होता है, अगले श का उच्चारण स्थान आपका मूर्धन्य है, इस वाले श का उच्चारण स्थान दंत है आपका वत्सर्य है, और इस वाले है का उच्चारण स्थान कंठ या स्वरयंत्री है। तो मैं समझता हूं ये बात भी समझ में आ गई आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो क्या देखेंगे हम, संयुक्त संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान, संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान। और इनकी संख्या भी कितनी, संयुक्त वर्णों की भी संख्या 4 है। 4 कौन कौन से हैं, क्षय, त्रय, श्रेय और जीय। क्षय किससे मिलके बनता है, आधे क प्लस श से। श्रेय किससे, आधे श प्लस रय से। त्रय किससे, आधे तय प्लस रय से। जीय किससे, आधे जय प्लस पीय से। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है। जब बात क्लियर है तो चलो, वो क्षय जो मिलके बनता है वो कश है, आधा क प्लस श से, श्रेय आधे श प्लस रय से, त्रय आधे तय प्लस रय से, जीय आधे जय प्लस ई से मिलके बनता है। बात क्लियर। चलिएगा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था शुरुआत में, जब हम पहली दूसरी स्लाइड में चल रहे थे, जब हम यहां पहुंचे थे, जैसा हमने देखा संयुक्त जो स्वर थे उनके उच्चारण स्थान हमने जोड़ के बनाए थे। इसका उच्चारण स्थान कंठ था, इसका तालव्य, दोनों को मिला दे कंठ तालव्य, इसका उच्चारण स्थान बन गया। हमने ये देखा था या नहीं देखा था, जल्दी बताओ भाई। देखा था। तो ऐसे ही कुछ हम संयुक्त वर्णों में करेंगे। जब ऐसा ही कुछ हम संयुक्त वर्णों में करेंगे तो देख लेते हैं संयुक्त वर्ण क्या कहना चाहते हैं। भाई जो संयुक्त वर्ण है, आधे क या कहूं के क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद करो कचटतप, क का याद करोगे तो इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। इस वाले श का उच्चारण स्थान जस्ट अभी पीछे तुम पढ़ के आए हो मूर्धन्य होता है। चलो दिखा देता हूं एक बार से, फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं चीजों को। भाई देखा आपने, देख लीजिएगा। देखो
इस वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, बात क्लियर है? तो वही बात मैं आगे कर रहा था। तो इसका श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, बात क्लियर? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है जी आपका? मूर्धन्य होता है, बात क्लियर है? तो यानी कंठ है या मूर्धन्य, इनका उच्चारण इस क्ष का उच्चारण स्थान या तो कंठ या मूर्धन्य में से एक होगा। तो ये थोड़ा मसला हो जाता है हमारे साथ कि हम कंठ लगाएं कि मूर्धन्य लगाएं। तो आज तक पहली बात तो ऐसा कोई प्रश्न बना नहीं, और इस पे प्रश्न बहुत ही रेयर केस में बनता है कि इनका उच्चारण स्थान। लेकिन अगर क्वेश्चन बने तो जो पहले वाला वर्ण होगा उसका जो उच्चारण स्थान होगा वही आप इसका आंसर करें मेरे अकॉर्डिंग, बात क्लियर है? वैसे आज तक ऐसा प्रश्न नहीं बना, लेकिन जहां तक मैं समझूंगा, क्योंकि देखो जब हम उच्चारण स्थान की बात कर रहे होते हैं तो हम शुरुआत देखते हैं कि शुरुआत हो कहां से रही है। भाई जब मैं किसी चीज को बोलना प्रारंभ करूंगा तो मैं देखूंगा शुरुआत में कौन सा अंग है जो शुरुआत कर रहा है बुलवाने की, या जिसके थ्रू मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, या प्रयत्न कर रहा हूँ, या शुरुआत कर रहा हूँ। तो बस वहीं से हम आरंभ करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका उच्चारण स्थान कंठ होना चाहिए, बात क्लियर? हालांकि मैंने एक बहुत ही पुराने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखा था, तो उसमें उच्चारण स्थान जो था वो पहले ही वर्ण के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। तो मैं उसी के बिहाफ पर आपको चीजें बता रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न देखने नहीं मिला। इस वाले से का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? इसका तालव्य या तालु। और इस वाले रे का उच्चारण स्थान मैंने बताया था, एक शब्द है जो सुनने में कठिन, लिखने में सरल, सरल सरल, या तो दंतमूल या वत्सल कह दो भाई, दंतमूल या वत्सल, भाई दंतमूल या वत्सल, दंतमूल या वत्सल। तो फिर वही वाली बात आ गई ना, आप तालु लगाओगे या दंतमूल या वत्सल लगाओगे, तो मसला हो गया। तो पहला जो होगा तालु, तो इसका आंसर अगर मुझे कभी करना हो तो मैं तालु करूंगा, बात क्लियर है? त्रय में आधे तय का उच्चारण स्थान क्या होता है, या तय का उच्चारण स्थान, तो कचट तब याद कर लो भाई, कचट तब है ना जी, KTMD। तो तय का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है, बात क्लियर है? इस बात को आप देखना चाहें तो अपनी पूरी पुरानी मतलब जो अभी पढ़ रहे थे हम पीछे, उसमें देख सकते हैं हम। भाई देखो पे तय की अगर बात करूं, देखो यहां से अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं KTMDO, तो कंठ तालव्य में मूर्धन्य दंत, तो तय वर्ग का दंत होता। तो उसी प्रकार से उसी बिहाफ पे हम क्या पढ़ेंगे, आगे चीजों को लेकर चलते हैं। तो तय का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है आपका? तय का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाता है जी? तय का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाता है? दंत हो जाता है, बात क्लियर है? और रे का उच्चारण स्थान फिर वही वाली बात, एक शब्द जो सुनने में कठिन, लिखने में सरल। वैसे भी अभी हम देख के हैं, या तो दंतमूल या वत्सल है, बात क्लियर है? तो आप क्या लगाएंगे? तो इसका तो आंसर वैसे भी आपको दंत मिल रहा है, यहाँ भी दंत है, बाद में भी दंत है, तो इसका तो त्रय का तो उच्चारण स्थान दंत ही होगा। इसमें तो ज्यादा सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं बची थी, बात क्लियर है? अब जय की अगर बात करने लगूं तो जय किस में आता है, तो देख लीजिएगा, आपको चीजें फिर से बता देता हूं, रिपीट करा देता हूं। देखिएगा जय उच्चारण स्थान कहां मिलता है आपको, किस में मिलता है? च वर्ग में, बात क्लियर? च छ जय छ ई है, तो च का उच्चारण स्थान आपका तालव्य होता है। और अगर तालव्य होता है तो जय का उच्चारण स्थान भी आपका क्या बचता है जी? तालव्य बचता है, तालव्य या तालु। और जो ई है वो भी इसी वर्ण का पांचवा वर्ण होता है, च छ जय झ ई का भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है। और जब इसका उच्चारण स्थान तालु होता है तो दोनों ही तालु हैं, तो जी का उच्चारण स्थान भी अपने आप में तालु ही माना जाएगा, बात क्लियर है? मुझे लगता है ये सारी चीज समझ में आएगी। फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं शुरुआत कहां से की थी। मैंने आपको कहा था कि आज हम पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थानों की बात करेंगे जहां से मुंह के हमारे वो हिस्सा जिसके प्रयोग से हम किसी भी वर्ण या व्यंजन या स्वर को हम बोल पाते हैं, वही स्थान हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख्य रूप से 5-7 ये 8-9 मैंने उच्चारण स्थान मुख्य बताए थे आपको, कंठ तालव्य मूर्धन्य ओस से दंत। उसके बाद जो मैंने बताया था कि दो को मिला के एक बनाते हैं, कंठ तालव्य बराबर कंठ तालव्य, कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। उसके बाद जब हम चले थे तो मैंने कहा था स्वरों के उच्चारण स्थान अ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो अ का कंठ है, ई का तालव्य, उ का ओष्ठ, री का मूर्धन्य, ए ऐ ओ औ। इसका मैंने अगली स्लाइड में बताया था कि हम दोनों ही चीजें प्लस करके बनाएंगे, ए और ई का बराबर कंठ तालव्य, कंठोष्ठ कंठोष्ठ। उसके बाद जब बारी आई थी वो आई थी अयोग के उच्चारण स्थान, अंग का उच्चारण स्थान नासिक के, अह का कंठ या स्वरयंत्रीय, ठीक है जी। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान की बात करूं तो कचट तब कै खे कै गंगे च छ ज ज ट ट ड ड न त त द द न प फ ब भ मैं। तो मैंने कहा था कचट तब याद कर लो, या फिर एक लाइन और याद कर लीजिए, या फिर नहीं एक लाइन और याद कर लीजिए इनका उच्चारण स्थान याद करने के लिए, KTMDO, कै का कंठ, च का तालव्य, ट का मूर्धन्य, त का दंत, प का ओष्ठ। लेकिन
पंचम अक्षरों को छोड़ के इनका उच्चारण स्थान नासिक या अनुनासिक होता है पहले नंबर पे। अगर नासिक अनुनासिक विकल्प में नहीं है तो आप क्या करेंगे उस वक्त में आंसर आप इसका वो करेंगे कचटतप के KTM-DO के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, ये PYQ का आया हुआ क्वेश्चन है। बात क्लियर है? ये PYQ में आया हुआ प्रश्न था तो जो मैंने आपको डिस्कस कराया था। उसके बाद अगर बात करने लगूं तो मैंने इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों को थोड़ा सा और चीजों को मैंने आपको आगे बढ़ाया था कि इसी से रिलेटेड मैं आपको दो चीज और बता देता हूं कि इन 25 स्पर्श व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया। घोषत्व कहते हैं कंपन, सघोष, घोष और अघोष। सघोष में ज्यादा कंपन, अघोष में कम कंपन, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे चले तो आगे हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण या वायु के आधार पर बांट दिया अल्प प्राण महाप्राण। अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। जिस ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलेगी, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु बाहर निकलेगी। तो कम वाले हमारे अल्प प्राण होंगे, ज्यादा वाले महाप्राण। इसकी ट्रिक के लिए अल्प और महा के लिए मैंने बताया था 1 2 3 4 और 5। अगर आपको याद करना है ऐसे कर लो 135 और 24। बात क्लियर है? तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। उसके बाद जब हम आगे चले तो द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन को उच्चारण स्थान डैड है। डैड है कि अगर बात करने लगूं तो 25 स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बता दिया था टै वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है तो उसी में डैड है आते हैं। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो डैड हैं हमारे उनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? मूर्धन्य। उसके बाद अंतस व्यंजनों के उच्चारण स्थान ये 4 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक चीज याद करनी कि एक शब्द है जो सुनने में कठिन, लिखने में सरल का उच्चारण स्थान दंतमूल या फिर आपका वत्सर्य होता है। ये होता क्या है? नीचे वाले जो दांत होते हैं उसके जो अंदर के गम से उसके अंदर मसूड़े होते हैं, जब उस पे जीवा स्पर्श करती है तो वो स्थान हमारा वत्सर्य या दंतमूल कहलाता है। बात क्लियर है? इस आधार पर रे और ले का उच्चारण स्थान वत्सर्य या दंतमूल हमारा पता चल गया हमको। य का होता है तालव्य, वे का होता है दंतोष्ठ्य। ठीक है? ठीक इससे आगे मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि वे का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? दंतोष्ठ्य हो जाता है। देख लीजिएगा वे का उच्चारण दंतोष्ठ्य। उसके बाद उष्ण व्यंजन के उच्चारण स्थान श है। ठीक है? इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर आपको याद करना है तो है का उच्चारण कंठीय स्वरयंत्रीय होता है, श का तालव्य, इस वाले श का मूर्धन्य, इस वाले का दंत्य वत्सर्य। ठीक है? लेकिन मैंने इसकी आपको एक ट्रिक नहीं बताई थी तो चलिएगा। देखो रिवीजन कर रहा था तो मुझको एक ट्रिक और याद आ गई। तो मैं इन जो उष्ण व्यंजन है, ठीक है, इन उष्ण व्यंजनों को याद करने की ट्रिक और बता देता हूँ आपको। जाते जाते इस वीडियो में ये और देख के जाओ। ठीक है जी? चलिएगा, अच्छा रहा कि हम लोग बने रहे। ठीक है? क्योंकि हमारी चीजें एक जो हमारा टॉपिक छोटा सा रह गया था, या यूं कह दूं कि जो चीज हमको बतानी थी वो चीज हम दोबारा बता देते हैं। ठीक है? तो ऊष्म व्यंजनों के जब उच्चारण स्थान की हम बात कर रहे थे, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ये कैलिब्रेशन कर गया बोर्ड तो माफी चाहता हूं दोस्तों, के उच्चारण बात के लिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि इसका कंठ होता है, इसका मूर्धन्य, इसका तालव्य, इसका मूर्धन्य, इसका दंत्य या वत्सर्य होता है। लेकिन एक चीज और है, इसका जो क्रम है वो ये है श श स और ह। तो आप क्या करें, इस वाला ये जो आपका, आप क्या करें, ये जो आपका है इसको नीचे से हटा के ऊपर लिख दो। जब मैं इसको ऊपर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ह। बाकी को ऐसे ही बस इसको उठा के ऊपर ले जाओ। पर ये तो क्या नीचे से है को उठा के ऊपर ले गया। बस इतना कर लिया तो आपने क्रम याद करा था केटीएम का, मजा ही आ गया अब तो आपका। पर केटीएम पे के फॉर कंठ, देखो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ या स्वरयंत्रीय। है जी, मजा आया। टी फॉर तालव्य, इस वाले शय का क्या हो गया? एम फॉर मूर्धन्य, इस वाले शय का क्या हो गया? और इस वाले का दंत हो गया या दंत मूल हो गया। और यह दूसरा नाम इसका मैंने आपको बता ही दिया, वत्सर्य। ठीक है? और इस बात को अगर आपको देखना है तो जल्दी फटाक से यहां देख लीजिएगा। मैंने बताया था ना श है, इसका कंठ या स्वरयंत्रीय है, इस वाले का तालव्य, इस वाले शय का मूर्धन्य, इसका दंतोष्ठ्य।
दंतमूल या वत्सर है। तो देखिए कि ये ट्रिक है, क्या करें आप इसको क्रम याद कर लें, शलजम षटकोण सपेरा और हल, हल को उठा करके ऊपर लिखते हैं, है के ऊपर है श हो जाएगा। और याद रख लें, आपको ट्रिक मैंने बताई रखी, KTMDO लगा दो, सीधा कंठ ताला में मूर्धन्य दंत, आपका काम क्लियर, खत्म, बात क्लियर। एक लास्ट चीज हमने जो डिस्कस करनी थी, वो एक लास्ट चीज हमको ये डिस्कस करनी थी, देख लीजिए ये जो हम लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बारे में मैंने बता दिया, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन बनता है तो पहले वाला जो वर्ण होगा या पहले वाला जो व्यंजन है उसके अकॉर्डिंग हम इसके उच्चारण स्थान को तय करेंगे। बात क्लियर है? तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज्यादा भर भर के मेहनत करी है और आपकी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान एक कंप्लीट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मैंने पूरी जान लगा के आपको चीजें समझा दी, पूरा एकदम अपना 100% देकर के आपको चीजें समझाई, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, खासकर उच्चारण स्थानों पर। ठीक है दोस्तों, बस आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस चीज को पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।